जब दाऊद अस्पताल पहुंचा और उसने अपने बड़े भाई सबीर की खून से लथपथ ठंडी लाश देखी तो उसके अंदर का बचा खुचा इंसान हमेशा के लिए मर गया। आज के बाद मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा सांस नहीं लेगा। उन्हें उनके घरों में घुसकर मारूंगा, ये मेरा वादा है सबीर भाई, दाऊद ने कसम खाई। आलम समझ गया था कि दाऊद अब एक पागल हाथी की तरह हो चुका है जिसे रोकना नामुमकिन है। अपनी जान बचाने के लिए आलम ने रातों रात मुंबई छोड़ दी और गुजरात को अपना नया बेस बना लिया। गुजरात में पठान गैंग के पुराने और मजबूत कॉन्टैक्ट थे। वहाँ के भ्रष्ट पुलिस वालों और लोकल गुंडों से उनके गहरे रिश्ते थे। लेकिन दाऊद कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ाते हुए गुजरात में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। उसने गुजरात के मशहूर स्मगलर लालू जोगी से हाथ मिलाया। दाऊद ने अपनी कुटिल चालाकी से आलमजेब पर गुजरात पुलिस में एक झूठा केस दर्ज करवा दिया ताकि पुलिस उसे पकड़े और दाऊद अपने आदमियों के जरिए उसे जेल के अंदर ही खत्म कर दे। लेकिन यहाँ दाऊद का पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। 1983 में गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट और सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी की और दाऊद को लालू जोगी के साथ अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे कॉफपोजा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर मिलते ही आलम ने तुरंत दाऊद के गुर्गों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दाऊद के दो सबसे खास आदमियों को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। दाऊद को जेल की सलाखों के पीछे ये एहसास हो गया कि गुजरात में आलमजेब को मारना मुश्किल है। जैसे ही वो बेल पर छूटा, उसने तुरंत वापस मुंबई का रुख किया। अब दाऊद एक मौके की तलाश में था और वो मौका मिला उसे 6 सितंबर 1983 को। आलमजेब का भाई अमीरजादा को एक पुराने आपराधिक केस के सिलसिले में मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश होना था। दाऊद जानता था कि ये काम कोई आम जाना पहचाना शूटर नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस हर चेहरे को जानती थी। इसके लिए उसने अंडरवर्ल्ड के उभरते सितारे बड़ा राजन की मदद ली। राजन ने एक दुबले पतले बेहद कम उम्र के लड़के डेविड परदेसी को चुना। डेविड दिखने में किसी कॉलेज जाने वाले सीधे साधे लड़के जैसा था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। भारी पुलिस बंदोबस्त था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और अमीरजादा कटघरे में खड़ा था। तभी भीड़ के बीच से डेविड परदेसी धीरे धीरे बिना घबराहट के कटघरे के करीब पहुंचा। अमीरजादा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। डेविड ने अपनी पैंट के अंदर से रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते ही जज के सामने भरे कोर्ट रूम में अमीरजादा के सीने में धनाधन गोलियां उतार दी। कोर्ट रूम में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। अमीरजादा वही ढेर हो गया। पुलिस ने तुरंत झपटकर डेविड को पकड़ लिया। लेकिन दाऊद जो संदेश देना चाहता था वो पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड और पुलिस तक पहुंचा चुका था। दाऊद के ऊपर उस वक्त कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे। 1970 के एक रॉबरी केस में उसे 4 साल की जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन वह बेखौफ बाहर घूम रहा था। 1984 में जब दाऊद के महंगे वकीलों ने एक नए केस में उसकी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाई तो सरकारी वकील ने कोर्ट रूम में चीखते हुए कहा था, माय लॉर्ड, ये आदमी कोई आम मुजरिम नहीं है, ये है एक खूंखार क्रिमिनल है। ये बेल पर बाहर है और बेल पर रहते हुए इसने खुलेआम 5 नए संगीन जुर्म कर दिए हैं। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ काल कोठरी है। इसे किसी भी कीमत पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम की दीमक इस कदर फैल चुकी थी कि उस दौर में जेल नहीं बेल की नीति का ऐसा दुरुपयोग हो रहा था कि दाऊद को फिर से जमानत मिल गई। दाऊद अब पूरी तरह समझ चुका था कि इस सिस्टम को, इसके पुलिस वालों को और इसके वकीलों को कैसे खरीदा जा सकता है। उसने बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को किडनैप कर भारी मात्रा में एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया। उसने ये सारा काला धन रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये भी जानता था कि मुंबई पुलिस के कुछ जांबाज अफसर अब उसके खून के प्यासे हो चुके हैं।